हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं गोविंद जी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सर, थोड़ा आप बताएंगे आप अपने बारे में। वंदे मातरम आप सभी को। मैं गोविंद भाई राजीव दीक्षित जी को 2016 में पहली बार सुनने के बाद जीवन में ये करने की सोचा कि राजीव भाई के काफ़ी सारे व्याख्यान सुने, तो उसमें एक व्याख्यान था जीवन जीने की कला। उसके व्याख्यान में उन्होंने बताया कि हर इंसान मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया उसमें था कि अपना त्रैहिक दुख, मतलब भौतिक, शारीरिक और दैविक, अपना दुख दूर करते हुए दूसरे लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करना ही मोक्ष प्राप्ति का उत्तम रास्ता है। तो मैंने उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए घरेलू चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उसके साथ साथ ही आयुर्वेद का, होम्योपैथ का अध्ययन करना शुरू किया और इसके साथ ही अपनी एक सोच बना ली स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का। इस निर्माण कार्य में हम सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, फ़ोन कॉल पे भाई बहनों को उनकी शारीरिक समस्याओं का समाधान रसोई घर में उपलब्ध मसालों से, ज़रूरत पड़ने पे होम्योपैथ से, उसके अलावा आयुर्वेद से मदद करता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। और परिचय एक मात्र इतना ही है कि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं भी एक बेटे का, मतलब बाप का भाई हूँ, देश का सपूत हूँ। तो उसका फ़र्ज़ निभाने के प्रयास कर रहा हूँ कि अपने दुखों को दूर करते हुए औरों के दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत कब होती है? जब हम खाना खाते हैं और खाना नहीं पचता है तो आपको कब्ज का रूप ले लेता है। मतलब जो हम खाते हैं उसका पचना ज़रूरी है और पाचन होने के बाद जब सुबह मल के जाते हैं, मल द्वार, मतलब जो मल क्रिया है हमारी, अनैच्छिक क्रिया है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है कि आप जब चाहोगे तब आएगा। ये मल और मूत्र अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इसे हम आज ऐच्छिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज़्यादा रोल है कि अनैच्छिक क्रियाओं को हम ऐच्छिक बना रहे हैं। ऐच्छिक इन द सेंस क्या कि अगर हमें सुबह 10 बजे ड्यूटी, 9 बजे ड्यूटी जाना है तो सुबह 7 बजे उठे और उठने के बाद हमारा पहला पर्पस होता है कि हम जाके शौच क्रिया को निर्वृत हों। लेकिन शौच क्रिया को निर्वृत होने के लिए परंपराओं के आधार पे पहले पेट में हलन चलन होना चाहिए था। हलन चलन जो कि नज़दीक में टॉयलेट होने के कारण 2 मिनट 10 कदम की दूरी पे, और हम जाके वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को ऐच्छिक बनाने का प्रयास करते हैं। ये मतलब मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि परंपराओं में पहले मैंने बचपन में भी देखा है कि हम लोग सुबह उठ के जाते थे या गांव घर के जो भी लोग थे तो वो तब तक चले जाते थे तब तक कि उनका प्रेशर अपने आप बन नहीं जाता था। तो उसके बाद वो अपनी इस क्रिया को करते थे। लेकिन आज हम ज़बरदस्ती अपनी क्रिया को एक दिनचर्या मान के कि सुबह मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, अभी उठा हूँ तो शौच क्रिया को करना है, और वहाँ जाके हम जोर लगाते हैं। जो हमारी नसें हैं उनको हम नुकसान पहुँचाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। जबकि सच बताएं तो मल और मूत्र अपने आप आने वाली क्रियाएँ हैं, इनको ऐच्छिक बना के ही हम सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और कब्जियत का दूसरा कारण है कि हमारा खान पान, हम जो खाते हैं उसके बाद श्रम नहीं करते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा उट पटांग खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें, खाद्य पदार्थ जो पचने में भारी है, जिसको पचने के लिए या तो समय चाहिए या अत्यधिक श्रम चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ और हैवी भोजन करूँगा तो वो जल्दी भोजन पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो सुबह उसका प्रेशर बनेगा नहीं, मल द्वार में मतलब आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो हमारी आंतों में ही पड़ा रहेगा। और जब पचने के बाद क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा भी हमने लिक्विड डाइट लिया, पानी लिया, और सुबह उठते ही पानी लिए, थोड़ा सा टहले तो प्रेशर बन जाता है, तो आपका पेट साफ़ हो जाता है। अगर आपको कब्जियत हो जाती है, कब्ज का रोग लग गया है कि सुबह पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो अपने आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला का पाउडर है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अपने रसोई घर में
अजवाइन है उसका सेवन कर सकते हैं, अरंड का तेल है उसका सेवन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से जब बहुत ज़्यादा हो तो आप जैसे मैं जब इस क्षेत्र में आया तो हम अपने मेरे बॉस हैं ओम प्रकाश दीवान जी, तो उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक दिन बताया कि हमारी दादी माँ हमें हफ्ते में एक दिन अरंड का तेल पिलाती थी, कैस्टर ऑयल पिलाती थी जब वो छोटे थे। मतलब हमारी परंपराएं रही हैं कि अगर बच्चे का पेट अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा होगा, किसी तरीके से रह गया होगा, तो हफ्ते में एक दिन इसे अरंड का तेल पिला देते हैं ताकि इसकी बड़ी आंतें पूरा पेट साफ़ हो जाए। और आज हम ऐसा नहीं करते, पेट साफ़ करने की, सफाई करने की ध्यान ही नहीं देते। बस ये चाहते हैं कि सुबह उठे, गए, दवाइयाँ लिए, ज़बरदस्ती रोज़ रोज़ दवाई दे लेकर आप अपने पेट को साफ़ करेंगे तो एक दिन वो दवा भी बेअसर हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि राजीव भाई को सुनने के बाद जो मैंने अपने जीवन में किया है, उनके बताए गए पानी के चारों नियमों का कट्टरता से पालन किया है। सुबह उठते ही 2-3 गिलास इच्छानुसार गुनगुना पानी, जैसा मौसम है उसके हिसाब से, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि एकदम गुनगुना पीना ही है, तांबे का रखा हुआ पानी ही पीना है। ये सब कुछ ज्ञान की बातें हैं कि सुबह उठ के तांबे का पानी पीना चाहिए, ये ज्ञान की बातें हैं। ज़रूरत है पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, थोड़ी देर टहलना चाहिए, उसके बाद प्रेशर बनता है तो पेट साफ़ होता है। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो अपने भोजन को चबा चबा कर खाएं। भोजन के बाद वज्रासन में बैठें, थोड़ा श्रम करें। रात्रि भोजन के सोने से पहले दूध में घी डालकर पिएं, त्रिफले का सेवन करें, अजवाइन गुड़ का सेवन करें। इस तरीके से अपने आप को कब्जियत से बचा सकते हैं। और कब्ज का रोग लग गया है तो नियमित तौर पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपने भोजन में रेशेदार फल और सब्जियों का सेवन करें। अच्छा सुपाच्य भोजन करें। मतलब कब्ज का रोग लगा हुआ है और शादी ब्याह में जाके वहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे की चीज़ें, मतलब नान वगैरह खा रहे हैं तो कब्ज का रोग कैसे ठीक होगा? फिर उसको भी बाहर करने के लिए आपको दवा की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर आपका कब्ज का रोग है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो आप अपने भोजन को सुपाच्य रखें, हल्का रखें। जितनी इच्छा है, अगर आपकी 4 रोटी की क्षमता है तो आप 3 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, उससे ज़्यादा पानी पिएं। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खाते हैं, जो बात बात पे जो दवाइयाँ खाते हैं, तो क्या उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है और उनको खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? देखिए, दवा तो किसी भी चीज़ का नहीं खाना चाहिए। कोई भी रोग अगर आपका लगता है तो आप अप्राकृतिक दवाओं का सेवन ना करें। प्राकृतिक रूप से जो मिलने वाली दवाई हैं, जो हमारी परंपराएं बताती है कि ऐसा नहीं है कि आज कब्जियत का रोग आज है, पहले भी बाप दादाओं को परंपराओं में पहले भी लोगों को होता होगा। तो उसके लिए वो लोग उपवास, हमारी परंपराओं में भी एक परंपरा रही है कि उपवास की परंपरा रही है, एकादशी की परंपरा रही है कि एक टाइम भोजन करते हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने पेट को सुरक्षित रख सकते हैं। दवाओं का नियमित सेवन ना करें। अब प्राकृतिक दवाओं को तो खास करके, क्योंकि दवाओं का सेवन उस प्रकार है जैसे आपका छोटा बच्चा है, आपका बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, आप उसको डांटते हैं, मतलब डांट के उससे काम कराते हैं तो वो ढीठ हो जाएगा। ढीठ होने के बाद वो डांट से नहीं, फिर थप्पड़ से मारनेगा, फिर थप्पड़ नहीं, फिर वो मतलब बहुत सारी चीज़ों से। तो उसी तरीके से अगर हम कब्जियत के लिए या किसी भी रोग को, अपने रोग को नष्ट करने के लिए अप्राकृतिक दवाओं का सेवन करते हैं तो अप्राकृतिक दवाओं से आपकी बॉडी आदत में बदल जाएगी, फिर उसको दवा बेअसर होगी, फिर उससे हाई पावर की, जैसे अगर आज मैं त्रिफले की, मैं नॉर्मल सी प्राकृतिक औषधियों की बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि जी मैंने तो त्रिफला लिया, त्रिफला असर नहीं करता है, त्रिफला असर नहीं करता। उसी तरीके से दवाइयाँ भी आपकी असर नहीं करेगी, क्योंकि त्रिफला लेने से नहीं है, उसके साथ साथ अपने रहन सहन, खान पान में भी बदलाव करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो अप्राकृतिक दवाओं से तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से कि अप्राकृतिक दवाओं का नियमित रूप से सेवन ना करें। प्राकृतिक दवाओं का तो फिर भी आप कर सकते हैं, जैसे अपने अजवाइन है, सौंठ है, त्रिफला है, अरंड का तेल है। अरंड के तेल के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में, कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बच्चों को लेके बुजुर्ग तक को भी दिया जा सकता है। और 5 साल का पीछे 5 सालों में इस स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में हमने इसका
उपयोग भी कराया है और उसके लाभ भी मिले हैं कि नवजात शिशुओं को जब कब्ज की समस्या हुई तो अरंड का तेल 1 से 2 बूंद माँ के दूध में या शहद में मिला के चटाया। बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन थी, तो उनको अरंड का तेल का ही एक अलग प्रयोग करवाया। उस प्रयोग में था कि बहुत 4-5 दिन से उनका मल नहीं उतर रहा था। तो ऐसी दवाइयाँ भी, एनीमा भी फेल हो गया, एनीमा जो करते हैं उससे भी नहीं हो रहा था। तब हमने अरंड के तेल को ही एक अलग घरेलू औषधियों का अजवाइन, सौंठ, त्रिफला तीनों का काढ़ा बनाया। आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उबाले। जब वो पानी चौथाई रह गया तो छानने के बाद उसमें 2 चम्मच अरंड का तेल मिला के उससे थोड़ा सा पीने को दिए और थोड़ी सी से मल द्वार में बस्ती का, जैसे रुई की बत्ती बनाकर वहाँ पे रखवाए। तो उससे उनका 5 दिन का मल जो एनीमा देने के बावजूद भी नहीं उतर रहा था, तो ये प्राकृतिक औषधियों से उतर गया। तो हम इस तरीके से भी अपने, मतलब मैं ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप प्राकृतिक दवाओं का सेवन नियमित रूप से तो ना करें जब तकलीफ़ है। अब यहीं पे बातों में एक बात याद आती है कि आज हम बीपी, शुगर, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। मुझे आज भी याद है कि 10 साल की उम्र में हमारे बगल के दादाजी जो बीमार पड़े तो उनको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के बुला के लेके आए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला इनका बीपी, मतलब उनको तो दवाइयाँ दी, उनको बोला कि जी आप ठीक हो जाओगे चाचा, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 दिन की दवा है, खा लीजिए। बाहर उनको बोले इनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, बीपी की दवाइयाँ दी है और उन्होंने खाया। उसके बाद तो रेगुलर रूटीन तो रहा ही नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा बीपी बढ़ता है बीपी की दवा चालू हो जाती है और जीवन भर चालू हो जाती है। वो दवाइयाँ ही हमें आगे चल के किडनी, लीवर और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। कभी भी पेन किलर नहीं खाना चाहिए। पेन किलर से जितना बच सकते हैं बचें। मतलब पेन किलर हमारी किडनी और लीवर को डैमेज करने के लिए मतलब बहुत ही आसान रास्ता है अगर आप पेन किलर खाते हैं तो आप अपना आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जनता को कुछ? मैं जितने भी भाई बंधु हैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि निरोगी जीवन का मूल आधार है शुद्ध, सात्विक, जैविक आहार। अब इसको किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे और इसको प्राप्त करने के लिए आप अपने तरफ से कितनी मदद कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि राजीव भाई बहुत अच्छी बात बता के गए थे कि अगर आप मांग करोगे तो सप्लाई होगी। और मैंने देखा है 2016 से पहले हम अपने घर में चीनी का इस्तेमाल करते थे, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते थे, मैदे का इस्तेमाल करते थे, रिफ़ाइंड का इस्तेमाल करते थे। आज मुझे जब शुद्ध तेल चाहिए तो आज शुद्ध तेल मिल रहा है, दिल्ली में ही मिल रहा है। मैं जिनसे लेके आता था, मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ढूंढा कि कहाँ से मुझे सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप भी ढूंढें अपने जीवन में शुद्ध, सात्विक, जैविक आहार का सबसे ज़्यादा मतलब प्रयास करें कि आपको पूरी तरह से मिले जितना मिल रहा है। और उसका तो करना ही करना है, लेकिन प्रयास ये करना है कि आपको शुद्ध, सात्विक, जैविक आहार मिले। अगर हम नहीं मांग करेंगे तो आगे लोग पैदा नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुने और ख़ास करके राजीव भाई के चेन्नई का व्याख्यान और जीवन जीने की कला, इन 2 व्याख्यानों को ज़रूर सुने। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका। जी, वंदे मातरम।